हेलो एवरीवन, कैसे हो? देखिए, आज कुछ नया लेकर के हम आए हैं आपके सामने। आज 11th क्लास का ये फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, देखिए, आप पहली बार हमको देख रहे हैं, मेरे बारे में कुछ जानते नहीं। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं, नहीं पढ़ाने वाले, ये भी नहीं जानते। तो सबसे पहली बात कि मेरा नाम सबा दानिश है। क्या नाम है? सबा दानिश। ठीक है, और हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बंदा सामने खड़ा है उसका नाम सबा दानिश है और वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा। देखिए, आप मुझे सिर्फ दानिश सर कहें या सिर्फ दानिश कहें, एज यू विश। अगर दानिश करना है दानिश कह सकते हैं, सर लगाना है तो सर भी लगा सकते हैं। तो दानिश सर आप नाम से आप उनको पुकार सकते हैं और हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलिए, तो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी जब आप ऑफलाइन मोड में आइएगा तो फिर आप धीरे धीरे बहुत कुछ जान जाइएगा मेरे बारे में। ठीक है, तो देखिए, अब बात समझना, केमिस्ट्री जहां तक आप 10th पढ़ करके आए हो तो आपको पता है कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, इसको मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए यार, सबका एक अपना इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक से आईआईटी में सवाल होता है, सारे टॉपिक से मेडिकल में सवाल होता है, सारे टॉपिक से आपके बोर्ड में सवाल होते हैं। ठीक है ना? तो हर का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये जो दो आपको दिख रहा है, 2 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्या? ये आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमारे पास दूसरे टीचर हैं, वो आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। मेरा नाम, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और एक स्केच हम ड्रॉ करते हैं कैसे कैसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और आप बस गौर से सारा लेक्चर सुनिएगा, आपको फर्स्ट देख के फर्स्ट बात से सारा कुछ समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी बातें समझ में आते चली जाए। बस आपका कॉपरेशन चाहिए। आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए। ठीक है, जो डाउट हो वो डाउट पूछिए, तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए, बात समझना यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म भी 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, यानी कि आइसोमर्स का कितना टाइप? 2 टाइप, एक स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज स्टीरियो। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर्स। जब आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद आप पढ़ेगा GOC। क्या पढ़ेगा? GOC। इसका मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। देखिए जीओसी के अंदर दो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं जीओसी 1, क्या पढ़ते हैं जीओसी 1 एंड सेकंड क्या पढ़ते हैं जीओसी 2। देखिए जीओसी 1 के अंदर पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। जीओसी 2 के अंदर पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। जब आप जीओसी पढ़ लोगे 1 एंड 2 तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन में भी दो तरह का चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। देखिए फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं, एक एल्केन पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकंड एल्कीन पढ़ेंगे, इसके बाद अल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। जब आप हाइड्रोकार्बन कंप्लीट पढ़ लोगे इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके बाद जो आप पढ़ोगे अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। देन आफ्टर आप पढ़ोगे कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में लोग दो चीज पढ़ते हैं, दो के बारे में पढ़ते हैं, एक एल्डिहाइड एंड सेकंड इज कीटोन। इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ लोगे इसके बाद पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके बारे में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एंड इसके बाद पढ़ोगे अमाइंस एंड इसके बाद पढ़िएगा बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ये तुम्हारा पूरे ऑर्गेनिक का सिलेबस है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि सिर्फ 11th का नहीं, 11th एंड 12th पूरा, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से, इसके बाद आइसोमरिज्म से, इसके बाद जीओसी, इसके बाद हाइड्रोकार्बन, देन ऐसा हम बढ़ते 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 हम लोग सबसे आखिरी में क्या पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ये पूरे 2 साल का आपका सिलेबस है 11th एंड 12th। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 11th और 12th का जो क्लास है, जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 11th क्लास और 12th क्लास अगर ऑर्गेनिक पूरे समझना है, क्या पूरे ऑर्गेनिक समझना है, तो आपको 11th क्लास की जो फर्स्ट डे की जो बात होगी, फर्स्ट क्लास की जो बात होगी, फर्स्ट पीरियड की जो बात होगी, वो बात भी यूज होगा आखिरी क्लास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, 12th का जो आखिरी क्लास होगा उस वक्त भी यूज होगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को समझना है तो उसको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, अगर कोई बंदा इसको समझना चाहता है तो उसको इसको भी आना चाहिए, इसको भी आना चाहिए, इन दोनों को आना चाहिए, तब इसको ये समझ में आएगा। मतलब ये अगर कोई आदमी सोच ले कि चलो इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ लेंगे समझ जाएंगे हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली, तो ये पॉसिबल नहीं। हो सकता है रट्टा मार करके आप बोर्ड पास कर लो,
बट अगर आप IITian बनना चाहते हैं या मेडिकोज बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट इजी टू मेक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th भी हर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, देन आप 12th समझ पाओगे। ठीक है, देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है इस ऑर्गेनिक के बारे में कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको अपन सर्कल कर रहे हैं, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर दो पार्ट, GOC1 GOC2। इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट GOC1 के अंदर पढ़ते हैं, GOC2 के अंदर स्टडी जो करते हैं किस चीज को पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को। ये दो चीज सिर्फ ये GOC की अगर अपन बात करें तो GOC 60 to 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है का 60 to 70% GOC1 एंड GOC2 है। यानी कि जो बंदा सिर्फ ये दो बात को पढ़ ले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट उसको पूरी बात समझ में आ रही है और रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे समझ में आ रहा है, तो बहुत गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप पूरे ऑर्गेनिक, आप इसको पढ़ो ना पढ़ो, इसको पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बाकी चीज नहीं पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ इस दो चीज को पढ़ के आप 60 to 70% क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी शीट को उठा लो, किसी बुक को उठा लो, कि आपसे अगर ये दो चीज क्लियर है तो आई होप से आपसे कि 60 to 70% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। रेस्ट जो आप 30 to 40% है वो इसको पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC जो अकेला टॉपिक है वो हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवरीथिंग जो सब कुछ है वो क्या है, GOC है। मतलब आपको GOC समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? और देखो GOC जब आपको समझना बहुत जरूरी है तो GOC में नोमेनक्लेचर क्यों, देखो आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का एक अपना नाम होता है, तो नाम जानने के लिए ये आना जरूरी है, यानी कि नोमेनक्लेचर आएगा तभी आप नाम बता सकते हो। बात समझ आ रही ना? तो GOC समझने के लिए आपको नोमेनक्लेचर का भी आना जरूरी है, मतलब कंपाउंड का नाम आप जानोगे तभी तो नाम लिख सकते हो। ठीक है, आइसोमेरिज्म का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, आइसोमेरिज्म का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन इससे भी सवाल IITs में एंड नीट्स वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट में, IIT में और बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो GOC इज द हार्ट ऑफ एंड एवरीथिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बात समझो। ठीक है, तो अब ये तो कुछ आपका जो सिलेबस था उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। घड़ी लीजिए, आप इसको लिख लेना, सारा कुछ आपका सिलेबस है और जो बात बताई गई उसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई, देखिए तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है। IUPAC का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, है कि नहीं? आप IUPAC आप 10th पढ़ के आए हैं, 10th के अंदर ये सारी बातें बता दी जाती है। फिर भी IUPAC, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
तो आप इसको भी लिख लेना, ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कुछ बातें हैं, बस आप 5 से 10 मिनट गौर से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, शुरुआत के दिनों की बात है कि कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। माना गया कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। एक कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहा गया कि एक वैसा कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से मिलता हो, एक वैसा कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से पाया जाता हो, ठीक है। तो उस कंपाउंड को जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है, उस कंपाउंड को बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? मतलब वैसा कंपाउंड जो जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान मिलता हो, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर कहा गया एक वैसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता हो। क्या? एक वैसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता हो, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, इस तरह से जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो जानदार चीज है। तो जो जानदार चीज से जो कंपाउंड जान वाले चीज से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये इनिशियली ये डेफिनेशन था, शुरू के दिनों का था, ठीक है ना, कि बोला गया कि एक वैसा कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय अर्थ क्रस्ट, सो क्या बोला जाता है? इज नोन एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड कंपाउंड which is obtained by living organism such as animals, vegetables, plants, etc. is known as organic compound. ठीक है, बात समझ आ रही है? एक वैसा कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हो रहा है, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कहा गया एक वैसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये शुरू के दिनों का धारणा था, स्टार्टिंग के दिनों का, बहुत पहले जब कुछ नहीं था आइडिया, उस वक्त ये आइडिया दिया गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? बर्जेलियस, ठीक है। जे बर्जेलियस इनका प्रणाम था। क्या नाम था? जे बर्जेलियस। तो जे बर्जेलियस जो थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या बताएगा? जे बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। बेसिकली ये थ्योरी में बात क्या बोली गई? तो देखो, एक धारणा था, एक पुरानी कहानी थी। ये कहानी ये थी, ये धारणा ये था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, बहुत शुरू के दिन को बात है, बहुत शुरू वाले दिन की बात है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जब भी प्राप्त होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होगा, यानी कि जीव जंतु से प्राप्त होंगे। दैट मीन्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी इंसान नहीं बना सकता है, यानी कि लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है? या बोल सकते हैं कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर जो बात बोली गई वो ये बात बोली गई कि ये थ्योरी कहा गया, इस थ्योरी के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। वो जब भी प्राप्त होगा तो किससे प्राप्त होगा? नेचर से प्राप्त होगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाएगा। बात समझ आ रही है? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहा गया इसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, no any organic compound can be prepared in what? Lab. It is obtained or it is always obtained from living organism. ये शुरू के दिनों का धारणा था जिसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दिया था? जे बर्जेलियस ने। बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। It is always obtained from कहां? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए, जब ये थ्योरी बन गई तो एक बंदा था, वो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि लोगों को तो पता हो गया ना भाई, ये थ्योरी कह के चला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। तो बात जब हो गई भाई, थ्योरी मिल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, तो किसको लैब में बना सकते हो? लैब में किस पे काम हो सकता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम हो सकता है, क्योंकि भाई ये थ्योरी तो कह के चला गया ना भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन ही नहीं सकता है। जब क्लियर हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता है, तो काम किस पे होगा? लैब पे काम किस कंपाउंड पे होगा? बताइए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे होगा ना। गुड। अब देखिए, एक बंदा था, जिसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। वो क्या कर रहे थे कि एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। ये कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इस पे काम कर रहे थे। जब इसको उन्होंने हीट किया, क्या क्या? हीट। देखो, ये जो साइन होता है ना, ये साइन, इस साइन को हीट कहते हैं। ये साइन किसका होता है? हीट का साइन होता है। जब इन्होंने हीट किया अमोनियम साइनेट को, तो ये अपना रंग रूप बदल करके इसमें कन्वर्ट हो गया, NH2CONH2, और इसका नाम दिया गया यूरिया। क्या नाम दिया गया? यूरिया। बात समझना यार, क्या बोला जा रहा है? वोहलर एक साइंटिस्ट थे जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। जब अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया, तो एक अमोनियम साइनेट अपना शक्ल सूरत चेंज करके NH2CONH2 में कन्वर्ट हो गया। और जब NH2CONH यूरिया की प्रॉपर्टीज चेक की गई, जब इस यूरिया की प्रॉपर्टी चेक की गई, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम, इट इज एकदम सेम एज किसके जैसा मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा। ठीक है ना? टू चेक प्रॉपर्टीज, ऑफ यूरिया, it found that it is same as organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही है? देखिए, जब अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसको हीट किया गया, तो एक नया कंपाउंड बना। क्या बना? एक नया कंपाउंड बना। उस नए कंपाउंड का नाम क्या दिया गया? यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? NH2CO। ये क्या है? CO। ये O है और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम दिया गया यूरिया। जब ये नया कंपाउंड बना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी चेक की गई, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम किसके जैसा मिल गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा उसका मिल गया प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा बना? ये जब इसका प्रॉपर्टी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल गया, तो क्या बनेगा यार? बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। गुड। तो ये क्या बन गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कहां बना? बताइए। लैब में। लेकिन भाई, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लैब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकता है, लेकिन बन गया। अब जब ये बन गया, तो अब समझ लो ना कि
केमिस्ट्री की दुनिया मानो ठहर सी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया। अब यहां से एक नई दुनिया आई निकल करके ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गया लैब में। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया तो अब क्या हुआ कि लोग सोचने में मजबूर हो गए कि भाई जे बर्गेलियस ने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन नहीं सकता है, लेकिन यहां तो बन गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के बाद, यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, दैट इज यूरिया, NH2CO NH2। जब यूरिया बन गया तो इसके बनने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट फिर बाद में आए। फिर एक कोल्बे नाम का साइंटिस्ट आए, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, बर्चलाउट नाम के, उन्होंने मिथेन बनाया, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूज अमाउंट में बने, बहुत सारे अमाउंट में बने, यानी कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनना शुरू हो गया, इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी को फिर गलत मान लिया गया, है ना यार, क्योंकि ये तो कह रहा था ना, ये थ्योरी कह रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन नहीं सकता है, लेकिन यहां तो बन गया। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया तब तो ये थ्योरी नहीं रहेगी ना, तो ये इसके बाद इस थ्योरी का खात्मा हो गया। ये यहां से इस थ्योरी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस थ्योरी को फिर काट के हटा दिया गया। मतलब हटा दिया मतलब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना होता है, मतलब इसका जो अपना एक जो स्टेटमेंट था ये गलत साबित हो गया। तो इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बहुत सारे बनाए गए। सोचो ना कि इतना बनाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग को अलग से पढ़ना होता है। एक वक्त तो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन नहीं सकता है, बनना शुरू हुआ, इतना बनना शुरू हुआ, इतना बना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर होगा। तो आप इसको भी लिख लेना, ठीक है। आप तो ये लिख लिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, आप इसको आप स्केच कर लेना, लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, जो भी चीजें हम सारा कुछ लिख पाएंगे अभी, ठीक है। बस आप इसको लिखते चलो साथ साथ, ठीक है। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब क्या हुआ कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर से एक नया डेफिनेशन आया। क्या आया? नया डेफिनेशन। तो उस वक्त एक डेफिनेशन बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए, आप जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिएगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेगा, उस हर कंपाउंड में कार्बन होगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन का हो जाए ये हो ही नहीं सकता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन 100% इट इज ट्रू कि आप बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो फिर एक नया डेफिनेशन बोला गया कि एक वैसा कंपाउंड, ठीक है ना, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि यार देखा गया कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझना, हमने अभी क्या कहा, बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जिनके पास कार्बन थे बट वो इनऑर्गेनिक थे, जैसे कार्बोनेट, CO2, है ना, साइनाइड, ठीक है ना, तो कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिनके पास कार्बन होता है। तो फिर इस तरह का डेफिनेशन देना कि एक वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाँ, हर कार्बन वाला ऑर्गेनिक, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सारा का सारा कार्बन उसमें होते हैं, लेकिन हर कार्बन वाला ऑर्गेनिक हो जाए तो गलत बात हो जाएगा ना यार। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कार्बन है इसके अंदर। कार्बोनेट CO3 इसके अंदर भी क्या है? कार्बन है, बट दिस इज द व्हाट, बोलिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। साइनाइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन है। बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ कि बोला गया कि ऐसा डेफिनेशन देना कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास कार्बन है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। बात समझ आ रही है? तो फिर एक नया डेफिनेशन दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नया डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड का, सबसे न्यू डेफिनेशन है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स
are called as organic compound। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड उसके डेरिवेटिव्स को बोला जाता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे एक नया टर्म आया है यार। क्या है एक नया टर्म? हाइड्रोकार्बन। क्या आया? हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में HC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HC। देखिए, हाइड्रोकार्बन अगर आप देखोगे तो हाइड्रो प्लस कार्बन है ना यार, ये क्या है? हाइड्रो, और इधर क्या है? कार्बन। यानी एक वैसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन केवल हो, उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, बात सुना रही है? क्या बोला गया? बोलिए, रिपीट कीजिए, बोलिए यार, जल्दी बोलिए। क्या बोला गया? कि एक वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन हो और हाइड्रोजन केवल हो, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए, अब देखिए भाई, तो अब क्या है कि इस हाइड्रोकार्बन को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। एक को बोला गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक को बोला गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड। देखिए, मान लीजिए यहां पे C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, बात समझ आ रही है? दूसरा एग्जांपल, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। बाकी देखिए, बाकी कार्बन जो है उसमें क्या होगा? उसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए? 4। तो देखिए, एक कार्बन तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाकी जो कार्बन का बचा हुआ है वैलेंसी, वो क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। देखिए, तो देखिए यहां पे क्या है? केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही है इस कंपाउंड में। ये जो एग्जांपल लिखा गया, ये क्या है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो फिर इसमें केवल है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है। मतलब केवल कार्बन कार्बन के बीच में केवल अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। देखिए, इस कार्बन का वैलेंसी कितना है? मतलब ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन का कितना बॉन्ड बनना चाहिए? मतलब कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो 3 हाइड्रोजन यहां लिखना। यहां क्या लिखना? 3 हाइड्रोजन। यहां पे कितना बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन का? एक इधर से और एक इधर से, तो 2 बाकी है, यहां 2 लिखना। यहां पे इस कार्बन के इधर से बना हुआ है, इधर से बना हुआ है, इसके लिए 2 बाकी है, 2 लिख देना। तो 2 हाइड्रोजन लिख देना। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन लिख देना। तो यहां जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो। कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए भाई, आगे हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, आप इसको लिखिए, मिटा देते हैं। देखिए, देखिए तो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, आप अपने जैसा लिख रहे हो वैसे लिखना, मेरे लिए नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लिखते हैं। तो क्या बोला गया? अनसैचुरेटेड कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन।
देखो 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हैं, 2 बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बोल रहे हैं। देखिए अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्कीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्कीन बोला जाता है। ठीक है, यहां पे इस कार्बन का कितना वैलेंसी है, मतलब कितना बॉन्ड बनाया हुआ है इसका, ये कार्बन 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन लिख दो, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बना हुआ है इधर, तो कितना बाकी है, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लिख दो। तो इसको बोलते हैं एल्कीन। मतलब एक वैसा हाइड्रोकार्बन, एक वैसा हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, एक वैसा हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। अब देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बाकी है तो 1 हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन में कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 बॉन्ड, 1 बाकी है तो हाइड्रोजन लिख दो। देखो वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को लगाते हैं, जितना वैलेंसी बाकी होगा उतना हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको क्लियर हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं, आप इसका डेफिनेशन लिख लेना, कि दैट हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, हम ऊपर में लिख देते हैं, दैट हाइड्रोकार्बन HC इन विच कार्बन कार्बन only single bond is present, only single bond is present, single bond is present। माने कार्बन कार्बन के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको अल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए अभी डेफिनेशन बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए अब बात समझना, यहां पे एग्जांपल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हम थोड़ा इसको ऐसा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहां पे केवल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या है कि किसी एक हाइड्रोजन को हटा दो, क्या करो, किसी एक हाइड्रोजन को हटा दो, क्या, एक हाइड्रोजन को हटा दो। जब एक हाइड्रोजन को हटाओगे कहीं से हटा सकते हो, ठीक है, और यहां पे हटा करके कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दो, हम OH लगा दिए, क्या लगा दिए, OH। आप कुछ और भी लगा सकते थे, ठीक है, अब OH की जगह हम CHO लगा दिए, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये क्या, क्योंकि देखो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या बोला गया यार, बोला गया ना कि जिसके पास केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। लेकिन यहां पर तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये अब हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये हाइड्रोकार्बन का डिराइव्ड फॉर्म हो गया, और इसको बोलते हैं, ये क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही है? सेम इसी तरह देखिए यहां पे कितना बॉन्ड है, देखिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक। क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटा दो, किसी को भी हटा दो, किसी को भी हटा दो, हटा दो इसको। ऐसा नहीं कि इधर से हटेगा, कहीं से भी हटा सकते हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन है भाई, इधर भी हाइड्रोजन है। देखिए अब क्या है कि जब हाइड्रोजन हटा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे कोई भी ग्रुप लगा दो, आप COOH लगा दो, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो केवल कार्बन हाइड्रोजन था, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कह रहे थे, लेकिन अब कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा क्या, ये नहीं कहलाएगा। अब ये बन गया प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
सेम इसी तरह इसमें भी कर लो, एक घर हटा दो, कोई भी ग्रुप लगा दो, जैसे यहां पे ये आइटम को हटा दो और यहां पे कुछ भी लगा दो, OH लगा दो, OH लगा दो, ये हो गया आपका, ये क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ पा रही बात? तो ये था मेरे भाई अभी इंट्रोडक्शन, क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम सारी बातें काफी बार बोला है मैंने, सब कुछ लिखवा दिया है, आप प्रॉपर वे में अपने कॉपी में लिख लेना, और जो भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में, एक ऑप्शन है ऐप में हमारे, चैट बॉक्स में वो डाउट लिख करके आप भेजिए, हम आपको इस डाउट को, आपका जो डाउट है जल्द से जल्द उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप जो पढ़ाया गया वो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको मेरी हर बात समझ में आएगी, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होता है आप एकदम खुल करके बोलिए, ठीक है। और अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है, ऑफलाइन मोड में भी इसकी जल्द से जल्द हम लोग ऑफलाइन मोड में आ जाए, सामने मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, क्लासरूम में बैठे, क्योंकि क्लासरूम की जो पढ़ाई होती है उसकी बात कुछ और है, ऑनलाइन बस एक वे ढूंढा गया है, अल्टरनेटिव वे, कि बहुत दिन से लॉकडाउन है, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हम लोग पढ़ते रहे, तो ये अल्टरनेटिव वे है, बट ऑफलाइन ही रियल समझ लो कि पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। तो आई होप की जो बातें हमने आपको बताया वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, गुड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।